अब हम बात करेंगे बच्चे डार्क रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन हमने पूरा स्टडी कर लिया, लाइट रिएक्शन हमने एटीपी बना लिया, NADPH बना लिया, और यही जो NADPH और ATP जो है ये क्या होने वाले हैं बच्चे, ये यूज होने वाले हैं फूड फॉर्मेशन में। डार्क रिएक्शन में इन्हीं को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर बात करें तो हमारा डार्क रिएक्शन में क्या यूज होने वाले हैं, ये ATP और NADPH जो है ये एसिमिलेटरी पावर की तरह हमने बनाकर स्टोर किया हुआ है, और ये हमारे यूज होंगे किस चीज के लिए, यूज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन फॉर फूड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये हमारा गेन है जो हमने ऑब्टेन किया है कहां से, लाइट रिएक्शन से। अब अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें तो अलग अलग प्लांट, ठीक है बच्चा, यही मेन फेज है, ठीक है। ये हमारा जो डार्क रिएक्शन है ये मेन फेज है क्या करने का, फूड बनाने का। जो मेन ग्लूकोज बनेगा आपका, फूड जो है प्लांट बनाता है वो डार्क रिएक्शन में ही बनाता है। और अलग अलग जो प्लांट है बच्चे वो अलग अलग तरीके से इस फूड को बनाते हैं अपने, मतलब डार्क रिएक्शन जो है वो अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरीके से चलता है। मोस्टली 3 तरह की पाथवे होती हैं, 3 तरह की पाथवे के बारे में हम बात करते हैं, C3 पाथवे, C4 पाथवे और CAM पाथवे। और इन C3, C4 और CAM में जो डिफरेंस है वो कहां दिखता है हमें, केवल डार्क रिएक्शन है बच्चे। ये जो C3 प्लांट है, मतलब जो प्लांट C3 पाथवे के थ्रू खाना बनाते हैं, उनके अंदर भी लाइट रिएक्शन तो वैसे ही चल रहा है जो हमने पढ़ा है। इन तीनों के अंदर लाइट रिएक्शन तो एक ही जैसा होगा, लेकिन जो डिफरेंस आता है इनके अंदर वो आता है कहां पर, डार्क रिएक्शन में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सर, डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जो मेन आपका जो मेन जो फूड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, जो ये हमारा जो डार्क रिएक्शन है, ये इसलिए प्लांट अलग अलग तरीके से करते हैं क्योंकि अलग अलग प्लांट की कंडीशन अलग अलग है बच्चे। अलग अलग प्लांट अलग अलग एनवायरमेंट में रह रहा है, उसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो इनका जो बायो सिंथेटिक फेज है, अगर हम बात करें, हम डार्क रिएक्शन को बायो सिंथेटिक फेज ही बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर जो हमारा मेन जो बायोमोलिक्यूल है, जो हमारा ग्लूकोज है, जो मेन हमारा ग्लूकोज है, ये कहां बन रहा है, इसी डार्क रिएक्शन में बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, मतलब मेन फूड हमारा यही बनेगा। तो हमारा जो बायोसिंथेटिक फेज है कितने तरीके से चल रहा है, 3 तरीके से, C3, C4 और CM। अब हमें इन सब में डिफरेंस देखना है यहां पर, और तीनों साइकिल को अलग अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे C3 पाथवे के बारे में, कि C3 पाथवे कैसे चलती है, फिर हम C4 के पास जाएंगे, फिर CM पढ़ेंगे हम, ठीक। तो अगर हम बात करें इन चीजों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा डार्क रिएक्शन पे देखेंगे। इनका नाम, इस प्रोसेस का नाम डार्क रिएक्शन क्यों पड़ा है। तो अगर हम बच्चे देखें तो इस डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इस प्रोसेस को चलने के लिए अंधेरा चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसका डार्क रिएक्शन नाम बस इसलिए दे दिया गया है क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो लाइट है उसकी जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए। इसमें क्या चाहिए सर, लाइट में बने हुए प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हमारा ATP और NADPH है, ठीक है। यहां पर हम डायरेक्ट किसका यूज नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्टली हमारा लाइट यूज नहीं होगी, बल्कि ATP और NADPH यूज होगा इस प्रोसेस को चलाने के लिए। बस इस चीज के लिए हमने इसका नाम रख दिया है डार्क रिएक्शन, ठीक है। क्या देखा साइंटिस्टों ने, क्या देखा, अगर इसकी हम बात करें NCERT में थोड़ा सा हमारे बारे में लिखा हुआ, इसके बारे में लिखा हुआ है कि डार्क रिएक्शन क्या है। तो हमारी NCERT में लिखा हुआ है कि क्या किया कि पहले जब प्लांट को हमने अंधेरे, पहले हमने लाइट में रखा, प्लांट को जब लाइट में रखा तो क्या हुआ, प्लांट लाइट में फोटोसिंथेसिस कर रहा था, फूड बना रहा था। फिर उस प्लांट को क्या किया गया बच्चे, उठाकर डार्क में रख दिया गया, अंधेरे में रखा गया। जब उस प्लांट को अंधेरे में रखा गया तो देखा गया वो प्लांट थोड़ी देर तक उसने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रुक गया, ठीक है। तो वो क्यों रुक गया बच्चे, इसलिए रुक गया क्योंकि जब हमने उसको लाइट में रखा था तो लाइट की प्रेजेंस में उसने क्या बनाया, ATP और NADPH बनाया। और जब उसको आपने उठाकर डार्क में रखा तो डार्क में और नई ना तो ATP बनेगी ना तो NADPH बनेगा। तो क्या होगा सर, जो बनी हुई ATP और बना हुआ जो NADPH है वही यूज होगा, वही हमारा ATP और NADPH यहां पर यूज होगा। और जब वो बना हुआ जितना ATP और NADPH जो लाइट में उसने बनाया था, जब वो पूरा खर्च हो जाएगा, जब यूज हो जाएगा, तो फिर आपका फूड बनना बंद हो जाएगा। और कब तक खाना बनेगा, जब तक उसके पास वो स्टोर्ड मटेरियल पड़ा रहेगा, ATP और NADPH जब तक स्टोर्ड है तब तक बनेगा। और जैसे ही वो खत्म होगा स्टोरेज उसका, तो कोष बनना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हमारे NCERT में। तो अब हम मेन चलेंगे हमारे इस पाथवे पर, एक एक करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे C3 पाथवे। तो इस C3 साइकिल को बच्चे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्यों केल्विन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि C3 साइकिल का पूरा जो पाथवे है
वो मेल्विन कैल्विन और उनके को वर्कर ने मिलकर क्या किया था, वो डिस्क्राइब किया था कि कैसे ये चल रहा है पूरा प्रोसेस, वो पूरा पाथवे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, समझाया था पूरी मैकेनिज्म को, ठीक। और इन्होंने बच्चे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको यूज किया था, तो एक एल्गी यूज की थी, क्लोरेला एल्गा यूज किया था इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में और क्या यूज किया था उन्होंने, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज किया था। क्या काम है इस रेडियो एक्टिव कार्बन का, अभी हम जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिव कार्बन क्यों यूज करना है, ठीक है। तो इस मटेरियल को यूज करके उन्होंने इस पूरी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो C3 साइकिल है वो पूरा पाथवे उन्होंने दिया। सबसे पहली बात तो ये सर, ये C3 साइकिल चलती कहां पर है, मतलब ये हमारा डार्क रिएक्शन चलता कहां है, ठीक है। तो देखा हमने कहां पर, स्ट्रोमा के अंदर चलेगा। कहां चलेगा बच्चे, ये स्ट्रोमा के अंदर। तो जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के जो हमने यानी सब समझ लिया सर कि हमारा जो ये थाइलाकोइड था, इस थाइलाकोइड के अंदर आपने एटीपी बना लिया। अब एटीपी बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इस स्ट्रोमा के अंदर क्या कराएंगे अपना, इस स्ट्रोमा के अंदर इस डार्क रिएक्शन को चलाएंगे, मतलब खाना कहां बनाएंगे, ये हमारी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। तो C3 हो गया, C4 हो गया, या फिर कोई भी जो CM हो गया, तीनों कहां चलेंगे हमारे, तो इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया बच्चे, पूरी जब डिटेल स्टडी जब की इन्होंने इस C3 साइकिल की, तो इन्होंने डिटेल स्टडी करने के बाद इस पूरे प्रोसेस को, इन्होंने पूरे पाथवे को 3 स्टेप में डिस्क्राइब किया, 3 स्टेप में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि 3 स्टेप्स चलते हैं यहां पर। क्या क्या नाम दिया इन्होंने, बोला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप इन्होंने बोला रिडक्शन, और थर्ड स्टेप इन्होंने बोला रीजनरेशन। अब हम एक एक करके देखेंगे सर इन स्टेप्स में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, और रीजनरेशन स्टेप्स में क्या होगा। तो इस C3 साइकिल में अगर हम देखें ये तीनों स्टेप कैसे चलते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा बच्चे, देखिए RUBP एक केमिकल कंपाउंड है। ये RUBP क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक CO2 को सबसे पहले क्या करेगा, बाइंड करेगा खुद से। एटमॉस्फेरिक CO2 जो हमने लिया है, जो हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं बच्चे, CO2 + H2O, ये CO2 कैसे यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो यही वो प्रोसेस जहां पर CO2 यूज होता है। और RUBP से CO2 का बाइंड होना, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और इस RUBP से CO2 को बाइंड कराने के लिए एक एंजाइम यहां पर होता है, रुबिस्को एंजाइम। देखिए यहां पर रुबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम जो है इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है और वो RUBP से CO2 को बाइंड करवाता है। इस कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट होता है बच्चे 3 कार्बन का कंपाउंड, और ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वो होती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कहीं ना कहीं इस प्रोसेस का C3 साइकिल नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट, इसके पहले और भी कुछ प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन वो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। इसीलिए इस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल, क्योंकि पहला प्रोडक्ट में 3 कार्बन है। तो अब जब ये पहले प्रोडक्ट की हम बात करें तो इसको देखकर पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कई सारे अपने आइडियाज लगाए, कुछ उन्होंने अप्रोच डेवलप किए, क्या कि अगर पहला जो प्रोडक्ट बना है उसमें अगर 3 कार्बन है और आपने एक CO2 जो है वो एनवायरमेंट से लिया है, अब ये जो प्रोडक्ट बना है उसके अंदर 3 कार्बन है लेकिन एक ही कार्बन बाहर वाला, ये कैसे पता चला? तो अब समझ में आ रहा है सर, अब हमारी जरूरत आई किसकी, वो जो रेडियो एक्टिव कार्बन हमने यूज किया था C14, उसका ये अब काम आएगा। देखिए अगर आपने बाहर से जो कार्बन दिया वो रेडियो एक्टिव है तो इसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे वो कैसे होंगे, तो नॉर्मल C12 वाले होंगे, और बाहर जो दे रहे हो C14 वाले हैं। और हमने देखा कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो कार्बन था, इस 3 कार्बन में से केवल एक ही कार्बन था C14 वाला। सही है, यानी यहां समझ में आ गया हमें कि केवल एक ही कार्बन जो है वो बाहर वाला है और 2 कार्बन जो है वो किसके हैं, वो 2 कार्बन है जिन्होंने इस CO2 को बाइंड किया, मतलब RUBP के। तो इस तरीके से पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आइडिया लगाया, जो आप आइडिया लगा रहे हो कि अच्छा ठीक है, एक कार्बन बाहर से आया और प्रोडक्ट है उसमें 3 कार्बन, यानी 2 कार्बन इसने दिए होंगे, तो 2 और 1 3। लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चे। ये जो पहला कंपाउंड है, पहला जो केमिकल कंपाउंड है जिसको आप RUBP बोले, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, क्या नाम है इसका, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इस राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में 5 कार्बन होते हैं। कितने, 5 कार्बन होते हैं, और ये 5 और 1 6, 5 और 1 6, और ये 6 मिलकर क्या बनता है, यहां पर 2 2 मिलते हैं आपको, 2 3 3 कार्बन के
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे यहां पर आपको। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आपको यहां पर ऑब्टेन होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, क्या ट्रेस किया इन्होंने, क्या देखा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के बाद इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होता है, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप में बच्चे इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। देखो PgAl, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। अगर आप देखो यहां पर तो ये एल्डिहाइड है और ये एसिड है, और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है बच्चे कि जब कोई एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस होता है सर, वो रिडक्शन होता है। देखा है हमने, एसिड का एल्डिहाइड में कन्वर्ट होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी इस प्रोसेस में रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, इस एसिड को आपने रिड्यूस कर दिया किसमें, एल्डिहाइड में, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी दे दिया, इस स्टेप का नाम भी दे दिया क्या, रिडक्शन। और इस रिडक्शन प्रोसेस में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है बच्चे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है। पहले ये तुम्हारा एक ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा, 3 कार्बन का ये फॉस्फेट बनेगा तुम्हारा, ट्राइओस फॉस्फेट, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। और उसके बाद इस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, एक सेवरल मल्टी स्टेप प्रोसेस के थ्रू चल के ये फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड क्या बना कर देगा, ग्लूकोज बना कर देगा। क्या बना कर देगा हमें, ग्लूकोज। और ये जो रिडक्शन का जो स्टेप है, इसमें इन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि इस रिडक्शन के स्टेप में बच्चे एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन में एक बार जब CO2 एंटर किया तो जो ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनी है, तो इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन में कितना, 2 ATP खर्च होता है। कितना, 2 ATP। और 2 NADPH खर्च होते हैं। सर NADPH क्यों खर्च हुआ, क्योंकि NADPH खर्च होकर क्या होता है, NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये NAD+ का क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। देखो बच्चे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब इस NADPH ने क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव किए होंगे, और इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिमूव किया है उसी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को किससे जोड़ दिया, हमने इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जोड़ दिया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया ये। तो एक बार ये रिडक्शन प्रोसेस चला तो इसमें कितना खर्चा आया, 2 ATP का और 2 NADPH का खर्चा आया। और इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहां पर चला जिसके थ्रू हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज बना कर दिया। ठीक है, जब ये ग्लूकोज बनाया गया तो इस ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6। तो इस ग्लूकोज के अंदर जब देखा गया बच्चे तो 6 के जो 6 कार्बन थे वो कैसे थे, उसके अंदर C14 वाले थे। यानी हमने क्या देखा, ये जो ग्लूकोज बनाते बच्चे ना, इसमें जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन के अंदर वो कार्बन कौन सा था, वो रेडियो एक्टिव कार्बन था, C14 वाला कार्बन था। यानी एक बात समझ में आ गई कि एक बार जब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो केवल कितना CO2 आप ऐड कर रहे हो इस सिस्टम में, एक CO2 ऐड कर रहे हो। और अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है जिसके अंदर 6 कार्बन है तो आपको ये कितनी बार ये सिस्टम चलाना पड़ेगा, तो सर 6 बार चलाना पड़ेगा, 6 टाइम्स। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 बार ये सिस्टम चलाना पड़ता है। अभी एक स्टेप तो हमारा बचा ही हुआ है, रीजनरेशन वाला। तो अब हमें समझ में आ गया सर, इस स्टेप में एक बार में केवल एक ही CO2 जो है वो ऐड होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो कार्बन है वो कार्बन दोबारा से भेज दिया जाता है। किस चीज के लिए सर, वो भेज दिया जाता है रीजनरेशन करने के लिए। रीजनरेशन मतलब दोबारा से RUBP बनाने के लिए। वो क्यों RUBP को बनाना क्यों जरूरत, RUBP को दोबारा से बनाना क्यों कंपलसरी है हमारे लिए, RUBP को दोबारा से बनाना कंपलसरी इसलिए है सर क्योंकि ऐसे ही अगर ये RUBP आप यूज करते चले गए और ये लाकर छोड़ते चले गए तो ये फिर RUBP रह ही नहीं जाएगा कि दोबारा से CO2 को बाइंड करके आप शुरू करा पाओ, कार्बोक्सिलेशन करा पाओ। इसीलिए सर हमारा इस RUBP को बनाना भी बहुत जरूरी है। और जिस स्टेप के थ्रू हम इस RUBP को बनाते हैं उस स्टेप का क्या नाम दिया हमने, रीजनरेशन। और इस स्टेप में भी क्या देखा बच्चे कि 1 ATP जो है वो खर्च होती है, एक RUBP बनाने में 1 ATP खर्च होती है। तो यहां पर हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस देख लिया कि C3 साइकिल में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें देखें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं बच्चे, तो वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताओ कि एक CO2 जब एंटर हुआ है आपके C3 साइकिल में तो इस पर कितना खर्चा किया आपने। तो आप अगर देखोगे तो एक CO2 पे 2 ATP तो यहां खर्च कर रहे हो और 1 ATP रीजनरेशन में, तो टोटल खर्चा कितना कर रहे हो, तो टोटल खर्चा एक CO2 पे अगर हम बात करें तो 3 ATP का खर्चा करते हैं। और कितना NADH खर्च कर रहे हो, बताओ NADPH कितना खर्च हो रहा है, तो सर 2 NADPH भी खर्च हो रहा है हमारा, यानी एक CO2 पर इतना खर्चा हो रहा है। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए, कितना CO2 चाहिए, तो सर 6 CO2 चाहिए। तो एक ग्लूकोज बनाने की जब बात आएगी तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दो ना 6 से, तो कितना हो जाएगा 3 ATP और प्लस
2NADPH इंटू 6, तो ये लगभग 18 ATP आ जाएंगी और 12 NADPH आ जाएगा। इतना आपको खर्च करना पड़ेगा क्या करने के लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ये हमको समझ में आ गया यहां पर। और क्या देखना है इधर देखिए, और क्या पूछा जा सकता है? और इससे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो रिडक्शन है और रीजनरेशन है, इसका रेशियो बताओ कि रिडक्शन इज टू रीजनरेशन का रेशियो क्या होगा खर्चे का? तो सर इसमें 2 ATP खर्च हुई है, इसमें 1 ATP खर्च हुई है, तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए अगर पूछा जाए कितनी बार ये साइकिल चलाओगे तो क्या बोलोगे बच्चे? तो कहेंगे सर ये 6 बार, 6 टाइम्स, 6 बार ये साइकिल चलाएंगे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या यहां पर C3 साइकिल से जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो C3 साइकिल से पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमें पता ही है कि चलता कहां पर है, तो क्या बोलोगे? ये चलता है हमारे स्ट्रोमा के अंदर चलता है। और अगर हम देखें बच्चे, तो जो प्लांट है जो कि ये C3 साइकिल के थ्रू, C3 पाथवे के थ्रू फूड बनाते हैं, उन प्लांट को भी हम बोल देते हैं C3 प्लांट। क्या बोलते हैं? C3 प्लांट। और अगर देखा जाए तो 85% जो प्लांट है बच्चे, 85% प्लांट वो हमारे C3 प्लांट है। यानी सबसे ज्यादा कौन से प्लांट है हमारे पास? C3 प्लांट है। ठीक है, तो जब ये C3 प्लांट इतने ज्यादा हैं, इतना अच्छे से सर ग्लूकोज बन रहा है, कोई दिक्कत तो हमें दिखाई नहीं दी। कोई दिक्कत दिख रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर C4 के आने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, C3 से जब सब काम चल रहा था तो C4 क्यों आए? तो उसको समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि सर अगर आपसे बोला जाए कि आपने जो 3 स्टेप हमें समझाया है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, अगर आपसे बोला जाए कि इसमें सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल स्टेप कौन सा है, तो आप बोलोगे बच्चे कार्बोक्सिलेशन सबसे क्रूशियल स्टेप है। और ऐसा क्यों है? तो हम देखते हैं कि हमारा कार्बोक्सिलेशन सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्यों है? मोस्ट क्रूशियल। तो देखते हैं इसको ऐसा क्यों है। तो ये हमारा जो रुबिस्को एंजाइम है बच्चे, इस रुबिस्को एंजाइम की खासियत क्या है? ये जो रुबिस्को एंजाइम में जो C और O है, इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रुबिस्को में C और O का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब सर ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये इस RUBP से CO2 भी बाइंड करवा सकता है और ये इस RUBP से ऑक्सीजन भी बाइंड करवा सकता है। और अगर इसने इस RUBP से CO2 बाइंड करवाया तब तो क्या बनेगी? तब तो आपको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल और आपका पूरा प्रोसेस चलेगा जैसा आपने सीखा है, अभी देखा है। और लेकिन अगर इसने क्या किया, अगर इसने ऑक्सीजन बाइंड करवा दिया तो क्या होगा? तो इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन नहीं, ऑक्सीजनेशन हो जाएगा और एक अलग ही प्रोसेस चलेगा। तब C3 साइकिल नहीं चलेगी, तो वहां पर फोटो रेस्पायरेशन नाम का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्या होता है पूरे डिटेल में समझेंगे इसको हम, लेकिन हमें समझ में आ गया सर जो रुबिस्को है, इस रुबिस्को के साथ कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि ये ऑक्सीजन को भी बाइंड करवा देता है और CO2 को भी बाइंड करवा सकता है। इसीलिए बोला कि सर ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है कि CO2 को बाइंड करवाया इसने कि ऑक्सीजन को बाइंड करवाना है। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि CO2 कब बाइंड होगा और ऑक्सीजन कब बाइंड होगा? तो वो होता है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कि जहां पर ये काम कर रहा है कौन? रुबिस्को, उसके सराउंडिंग में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये CO2 को बाइंड करवाएगा कि ऑक्सीजन को बाइंड करवाएगा। CO2 की जो एफिनिटी होती है, ठीक है, बाइंड करने की जो एफिनिटी होती है, वो हमारे ये CO2 के लिए ज्यादा होती है। रुबिस्को की जो एफिनिटी है वो CO2 के लिए ज्यादा होती है कि CO2 अगर मान लो उसको अगर यहां पर अगर देखिए अगर 10 CO2 है और 10 ऑक्सीजन है तो वो किसको बाइंड करेगा? तो वो तुरंत CO2 को ही बाइंड करवाएगा। तो एफिनिटी तो इसी की ज्यादा है, CO2 की ही ज्यादा है रुबिस्को के लिए। लेकिन ड्यू टू सम कंडीशन, है ना, कुछ कारणों की वजह से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कई गुना ज्यादा हो जाती है, CO2 से कई गुना ज्यादा हो जाती है, तब क्या करता है? तब ये ऑक्सीजन जाकर बाइंड हो जाता है किससे? रुबिस्को से। और वहां पर अलग प्रोसेस चलता है ऑक्सीजनेशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पायरेशन। यानी हमें समझ में आ गया सर कि अब नेक्स्ट स्टेप जो हमें पढ़ना है वो है फोटो रेस्पायरेशन। और कहीं ना कहीं यही वो दिक्कत है जिसकी वजह से हमारे C3 प्लांट थोड़े पीछे रह गए और हमें कुछ दूसरे प्लांट को भी लाना पड़ा, C4 प्लांट को।
ठीक है, अब ये दिक्कत क्या है इसको हम समझते हैं। उसके पहले हम लिख लेंगे हमने क्या क्या समझा है, हमारी C3 साइकिल में क्या क्या हमने सीखा है उसको लिख लेते हैं एक बार पहले। जिन प्लांट के अंदर C3 पाथवे पाया जाता है उन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, जिनके अंदर C3 पाथवे से फूड बन रहा है उनको बोलते हैं C3 प्लांट। तो मोर देन 85% जो प्लांट है हमारे क्या है वो C3 प्लांट है। एग्जाम्पल लिखा है बच्चे, व्हीट, राइस, टोमेटो, सनफ्लावर, ये कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें C3 पाथवे में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितना एटीपी खर्च हुआ, 18 एटीपी और 12 NADPH। ठीक है, यूज्ड पर ग्लूकोज फॉर्मेशन। देखा हमने पूरी मैकेनिज्म समझी हमने। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी बार ये साइकिल चलेगी, C3 साइकिल, 6 टर्न ऑफ साइकिल रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या क्या होता है इस पूरे साइकिल में, क्या क्या देखा हमने। तो पहला स्टेप देखा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन को बोला मोस्ट क्रूशियल स्टेप। क्यों, क्योंकि यहां पर रुबिस्को की वजह से क्रूशियल हो गया, क्योंकि रुबिस्को जो है हैव डुअल नेचर। ठीक है, वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है और कार्बन को भी बाइंड, CO2 को भी बाइंड कर सकता है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब ये कार्बोक्सिलेज वाली एक्टिविटी भी कर सकता है और ऑक्सीजनेज वाली भी एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, CO2 के लिए ज्यादा है, बट एफिनिटी इज मोर विद CO2, ये आप याद रखेंगे। ठीक, RUB प्लस CO2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये बन गया हमारा, इसे ही हुआ था सर कार्बोक्सिलेशन में। सेकंड स्टेप था रिडक्शन। इसमें क्या किया था हम लोगों ने, इसको इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ठीक है, वहां मैंने डिस्कस नहीं किया, नहीं बताया बच्चे जानबूझ के, क्योंकि अभी हम इसको जब रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। और उस ग्लाइकोलिसिस में आप देखोगे कि ग्लूकोज को हम तोड़ के फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाएंगे। ग्लूकोज से हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लूकोज से बनाएंगे तोड़कर इसको। ठीक है, और इस स्टेप में आपने क्या किया है, आपने यहां पर जस्ट उल्टा काम किया है। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। तो जस्ट ग्लाइकोलिसिस, ये सीधे इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, की ग्लूकोज का टूटते चले जाना ग्लाइकोलाइसिस है। और यहां पर आपने जस्ट इसका उल्टा किया, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से ग्लूकोज बनाया, इसलिए बोलते हैं इसको ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। अभी हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहां पर ये प्रोसेस कैसे चल रहा है। ठीक है, और रिडक्शन में कितना एटीपी खर्च हुआ बच्चे, 2 एटीपी और 2 NADPH खर्च होता है। किसके लिए, पर CO2, हर CO2 पर इतना खर्च करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद आता है किसकी, रीजनरेशन की। तो रीजनरेशन में क्या खर्च किया हमने बताओ, फॉर RUBP फॉर्मेशन के लिए, RUBP फॉर्मेशन के लिए रीजनरेशन। और कितना खर्च करेंगे इस पर, 1 एटीपी खर्च करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए C4 बने, आगे देखेंगे हम कैसे। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चे, जो RUBP है जो कि किसके लिए बना है, CO2 को बाइंड करने के लिए। नॉर्मल प्रोसेस है ये सर, CO2 को बाइंड करता है और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लेकिन क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रुबिस्को के अराउंड जब इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वेरी हाई, बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ा बहुत ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रुबिस्को की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा है, CO2 के लिए ज्यादा है। लेकिन जब इसकी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर बहुत ज्यादा O2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ये RUBP है इसके साथ ऑक्सीजन को बाइंड कराना शुरू कर देता है कौन, रुबिस्को। CO2 की जगह पर ये ऑक्सीजन बाइंड करना शुरू कर देता है। और जब ऑक्सीजन बाइंड होगा तो बताओ रुबिस्को में कितने, RUBP में हमने देखा था कि 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ये 5 कार्बन का कंपाउंड टूट कर क्या करेगा, 2 कंपाउंड बनाएगा, एक 2 कार्बन का और एक 3 कार्बन का, 3 और 2 5 बन गए तुम्हारे। जो 2 कार्बन का कंपाउंड यहां पर बनेगा वो होता है क्या, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा यहां पर, फॉस्फोग्लाइकोलेट। और ये जो हमारा 3 कार्बन का है वही फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमें समझ में आ गया कि फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, जब आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर फॉस्फोग्लाइकोलेट दिखना शुरू हो जाए तो समझो कि क्या चल रहा है, फोटो रेस्पिरेशन होना शुरू हो चुका है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है बच्चे, इसीलिए इसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, C2 साइकिल, क्योंकि यहां पर पहला जो प्रोडक्ट है क्या बना, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बच्चे, ये पूरा प्रोसेस C2 साइकिल बोला मतलब ये भी साइक्लिक होगा, जहां से शुरू होगा वहीं पर आकर खत्म होगा। तो ये पूरा प्रोसेस बच्चे 3 सेल ऑर्गेनेल को यूज करके कंप्लीट होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो यूज होते हैं यहां पर, तो वो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनेल में जाकर कंप्लीट होता है। कैसे सर, अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या बनेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। पहले पूरी साइकिल समझाई जाती थी, एक एक स्टेप को बताना पड़ता था, लेकिन अब ये सब चीजें आती नहीं है,
तो उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहां पर जो कंपाउंड बनेगा पेरोक्सिसोम के अंदर, फाइनल कंपाउंड, उसको भेज दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सब्सटेंस फिर भेजा जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर, पेरोक्सिसोम से दोबारा वो आएगा क्लोरोप्लास्ट में, और इस तरह के इससे क्या बन जाएगा, तुम्हारा आरयूबीपी दोबारा उसको बना दिया जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो जहां से आरयूबीपी को यूज करके जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये दोबारा से इसी आरयूबीपी पर आकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों सेल ऑर्गेनेल जो हैं ये यूज होते हैं किसके अंदर, हमारे फोटो रेस्पिरेशन के अंदर। और सीक्वेंस क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम देखेंगे बच्चे, जब इसकी पूरी डिटेल स्टडी करोगे तो आप देखोगे ये प्रोसेस जो है ये पूरी तरीके से वास्टफुल प्रोसेस है। क्यों वास्टफुल है सर, क्योंकि इसमें ना तो आपको ग्लूकोज मिलने वाला है, क्योंकि ग्लूकोज कहां से मिलेगा सर, जब CO2 ही नहीं बाइंड हो तो ग्लूकोज कहां से बनेगा। तो आपको ना ग्लूकोज मिलता है इसमें, ना ही कोई ATP बनती है इसमें, ना ही कोई NADPH बनता है, कुछ नहीं बनता है यहां पर, बल्कि उल्टा खर्च हो जाता है सर। जो ATP लाइट रिएक्शन में बनाई गई है ना बच्चे, वो जो ATP आपने लाइट रिएक्शन में बनाया है, उस ATP का इसमें खर्चा होता है, और उस ATP को खर्च करके क्या किया जाता है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड कार्बन है, ऑलरेडी जो फिक्स हो चुके हैं कार्बन, जिनको ऑलरेडी आपने फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और बाकी जो तुम्हारे फिक्स्ड कार्बन है, उन फिक्स्ड कार्बन से CO2 रिलीज कराया जाता है। कितना, 25% CO2 रिलीज हो जाता है सर। 25% जो ऑलरेडी फिक्स्ड CO2 है वो तोड़कर निकाल दिया जाता है इस फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। और इस 25% फिक्स्ड CO2 को निकालने के लिए क्या खर्च करते हैं ये लोग, ATP खर्च करते हैं। तो ATP यूज करके क्या होता है, 25% फिक्स्ड ऑलरेडी फिक्स्ड CO2 रिमूव हो जाता है यहां से फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। तो आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अगर मान लीजिए हमें अगर 25 अगर CO2 चाहिए, तो कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट को हम फोटो रेस्पिरेशन में डालें। ठीक है, कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट को फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में डाला जाए कि हमें 25 CO2 मिल जाए। तो अभी बताया मैंने आपको क्या कि कितना CO2 रिमूव होता है एक बार में, 25%। इस प्रोसेस में हम ऑलरेडी फिक्स्ड 25% CO2 जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं हम, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमें फोटो रेस्पिरेशन से 25 कार्बन क्या करने हैं, CO2 की फॉर्म में रिलीज कराने हैं, तो कितना फॉस्फोग्लाइकोलेट हम डालें किसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, कि हमें 25 CO2 जो है वो मिल जाए। तो अभी मैंने बताया कि कितना CO2 रिलीज होता है, 25% CO2 रिलीज होता है, और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो अगर आपको 25 CO2 रिलीज कराने हैं तो कम से कम कितने आपको चाहिए, कितने कार्बन के कंपाउंड चाहिए आपको, 100 कार्बन चाहिए। ठीक है, जब 100 कार्बन होंगे तभी तो उसका 25 CO2 बनेगा। यानी सर हमें 100 कार्बन के कंपाउंड चाहिए, 100 कार्बन चाहिए हमें, उससे हम 25 CO2 रिमूव कर सकते हैं। और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट में कितना कार्बन है, 2 कार्बन। तो कितने फॉस्फोग्लाइकोलेट डाल दें इस फोटो रेस्पिरेशन में कि हमें 25 CO2 मिल जाए। सर समझ में आ गया सर, अगर हम 50 अगर फॉस्फोग्लाइकोलेट डाल दें किसके अंदर, फोटो रेस्पिरेशन में, तो ये 50 फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कितने कार्बन होंगे बताओ, 100 कार्बन होंगे। और 100 कार्बन का 25% क्या हो जाएगा, 25 CO2। इस तरीके से आप इस चीज को यूज कर सकते हो कि 25% CO2 जो है बच्चे, ये प्रोसेस जो है वो जो हमारा फिक्स्ड CO2 है उसको रिमूव कर देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन, क्या इसका कुछ फायदा भी है क्या प्लांट को, तो इसका केवल एक फायदा आपको दिखाई देगा बच्चे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन हम देखते हैं क्या फायदा क्या है इसका। इसका फायदा ये होता है कि देखिए यहां पर अभी आपने देखा कितना CO2 निकाल कर दे रहा है, ये तो 25% CO2 निकाल कर दे रहा है। और ये जो 25% CO2 निकालता है फोटो रेस्पिरेशन, और अगर हम बात करें जब प्लांट बच्चे बहुत ही हार्श कंडीशन है, बहुत ही एडवर्स कंडीशन में जब प्लांट पड़ा हुआ है, तो उसकी लीफ क्या करती है बच्चे, बहुत टेम्परेचर जब बाहर ज्यादा होता है तो प्लांट की जो लीफ है उनके अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि पानी का लॉस ज्यादा ना हो। और जब ये स्टोमेटा बंद हो गए तो बताओ CO2 अंदर आ सकता है क्या, तो नहीं आएगा सर, CO2 भी अंदर नहीं आ पाएगा। और जब CO2 अंदर नहीं आ पाएगा तो लाइट तो है ही, और लाइट है मतलब ATP बन रहा है, लाइट रिएक्शन तो चल रहा है और ATP बन रही है, NADPH बन रहा है। और ये जब ATP और NADPH बहुत ज्यादा स्टोर हो जाएंगे तो ये डैमेज भी तो कर सकते हैं सिस्टम को हमारे,
रिड्यूसिंग पावर है, डैमेज कर देंगे, ठीक है। तो उस समय ये फोटो रेस्पायरेशन प्रोसेस चल रहा होता है और वो इंटरनली ये 25% जो CO2 निकाल कर देता है ना, इस 25% CO2 को बच्चे ये प्लांट क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, दोबारा से C3 साइकिल चलाने के लिए। और क्यों, ताकि C3 साइकिल चलती रहे और जो ये बना हुआ ATP और NADPH यूज होता रहे, एक्यूमुलेट ना हो, डैमेज ना करे सिस्टम को। तो ये एक इसका फायदा हमें दिख जाता है फोटो रेस्पायरेशन का। लेकिन अगर अपने NCERT की बात करें तो हमें याद रखना है कि फोटो रेस्पायरेशन पूरी तरीके से क्या है, घाटे वाला प्रोसेस है। क्यों घाटे वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ना तो कोई ग्लूकोज बन रहा, ना कोई ATP बन रही, ना ही कोई NADPH बन रहा, बल्कि क्या होता है, जो ऑलरेडी बना हुआ जो ATP है वो भी खर्च हो जाता है। और इस ATP को खर्च करके ये क्या करता है, जो ऑलरेडी फिक्स्ड CO2 है उनको भी रिमूव कर देता है, फ्री कर देता है, ठीक है। इसीलिए बहुत ही वास्टफुल प्रोसेस है। और ये कब चलेगा, अभी समझ में आ गया सर, कब चलेगा फोटो रेस्पायरेशन, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी जब लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, व्हेन हाई लाइट इंटेंसिटी। क्यों हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होगा बच्चे, ऐसा क्या हो जाएगा कि ये फोटो रेस्पायरेशन होने लगेगा, तो लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी सर, पानी का फोटोलिसिस उतना ज्यादा होगा, पानी उतना ज्यादा टूटेगा, और जितना ज्यादा पानी टूटेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन बनेगा। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा, उससे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा सर, अल्टीमेटली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी और हमारा ये फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होने लगेगा। दूसरी क्या कंडीशन है सर, किसमें हो सकता है, तो टेम्परेचर बच्चे, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई हो जाता है बच्चे, तो जो CO2 की जो सोल्यूबिलिटी होती है, किसकी, CO2 की सोल्यूबिलिटी वो कम हो जाती है। और CO2 जब कम सोल्यूबल हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और वही ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है हाई टेम्परेचर पर, अच्छे सोल्यूबल है वो, और CO2 की सोल्यूबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और जब हाई टेम्परेचर पर CO2 की सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी तो उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा सराउंडिंग में, किसके, रुबिस्को के। और जब हमारा ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये रुबिस्को किसको बाइंड करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन को, और फिर फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लिख लेते हैं, फिर हम चलेंगे अपने C4 प्लांट पर, देखते हैं वो कैसे बनेगा। फोटो रेस्पायरेशन किसने दिया था, तो डेकर एंड ड्यूस आपने दिया था, ठीक है। कब होता है ये, व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, सही है। क्या होगा इसमें, RUBP जो है उसे ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा और ऑक्सीजनेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलेशन की जगह पर, और कौन कराएगा, रुबिस्को कराएगा, ठीक है। और क्या बनेगा इसमें, फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट का बनना, ये क्या होता है, ये कन्फर्मेशनल साइन होता है फोटो रेस्पायरेशन चल रहा है, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनेल यूज होंगे बच्चे यहाँ पर, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, और ऐसे सीरीज, ऐसे सीक्वेंस में यूज होता है इनका, ठीक है। और क्या बोलेंगे सर, ये फोटो रेस्पायरेशन पूरी तरीके से क्या है, वास्टफुल प्रोसेस है। क्यों वास्टफुल प्रोसेस है पूरी तरीके से, बिकॉज नाइदर शुगर नॉर ATP, ना तो शुगर बना ना ही ATP और NADPH बने, ठीक है। और क्या किया हमने, एंड रिलीज ऑफ CO2, रिलीज हो गया CO2, रिलीज हो गया बाई यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, जो ATP बनाई थी उसको यूज करके हमने CO2 रिलीज कर दिया। और कितना परसेंट CO2 रिलीज होता है, 25% फिक्स्ड CO2 रिलीज हो जाता है इस फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है। कंडीशन कौन कौन से हैं जो फेवर करेंगे आपके C2 साइकिल को, फोटो रेस्पायरेशन को, तो हमारी पहली कंडीशन है हाई लाइट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज्यादा है, वाटर की स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा बनेगा। और दूसरा क्या है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्यों, क्योंकि जो वाटर सोल्यूबिलिटी होती है CO2 की वो डिक्रीज हो जाती है, कब, हाई टेम्परेचर पर, और वहीं पर जो सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वो बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर पर, इसीलिए फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस चलने लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चे C4 पाथवे के बारे में, और जो प्लांट C4 पाथवे के थ्रू खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, उन प्लांट को हम बोलते हैं C4 प्लांट, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात आई कि ये C4 प्लांट क्यों बने। C3 प्लांट देख रहे हो बच्चे कितने अच्छे से खाना बना रहे थे, और अभी जब इनका आप इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो C4 प्लांट हैं ये C3 से ही इवॉल्व होकर बने हैं, ठीक है। C3 के ही इवोल्यूशन से C4 बने हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है सर क्यों इवॉल्व होना पड़ा, क्या दिक्कत आ गई कि C3 को इवॉल्व होकर C4 बनाना पड़ा। तो अगर हमने देखा बच्चे, जब C3 की आपने इस पूरी साइकिल देखी वहां पर फूड बनाने की, तो वहां पर आपको दिखा कि C3 प्लांट के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो थी फोटो रेस्पायरेशन। उस फोटो रेस्पायरेशन में बहुत मेजर लॉस हो रहा था उनका,
यानी एक बात हम समझ में आ गई यहीं पर इसको पढ़ने से पहले ही कि जो C4 प्लांट बने हैं इवोल्यूशन के दौरान, इनका मेन एम यही था कि ये क्या कर सकें, उस फोटो रेस्पायरेशन नाम की जो दिक्कत है उसको दूर कर सकें। यानी हमें समझ में आ गया कि सर C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पायरेशन देखने को नहीं मिलेगा। इनके अंदर जो भी चेंज आया, जो भी मॉडिफिकेशन आए, वो इसीलिए आए ताकि मेनली उनका यही पर्पस था कि ये फोटो रेस्पायरेशन को रोक दे। तो आप देखते हैं ये किस तरीके से खाना बनाएंगे कि वो फोटो रेस्पायरेशन इनके अंदर ना हो। तो अगर आप जब देखोगे बच्चे C4 प्लांट के पूरे जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है, जब उसको आप देखोगे तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि इनका जो पूरा खाना बनाने का जो प्रोसेस है बच्चे, वो 2 सेल में जाकर कंप्लीट होता है। और कौन सी 2 सेल है वो? तो वो हमारी है मीजोफिल सेल और बंडल सील सेल। हमारी जो C3 प्लांट थे, वो C3 प्लांट पूरा का पूरा जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम था वो इस मीजोफिल सेल में ही कर लेते थे। लेकिन ये हमारे जो C4 प्लांट है, ये पूरा काम कैसे कंप्लीट करेंगे? ये 2 सेल की हेल्प से कंप्लीट कर पाएंगे पूरा खाना बनाने का काम, पूरा ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम। और वो 2 सेल हमारी मीजोफिल सेल और बंडल सील सेल। और अगर इन दोनों सेल की अगर ये कैसे अरेंज होते हैं, अगर हम उसको देखें इन प्लांट के अंदर ये किस तरीके से अरेंज हैं, तो ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है बच्चे। इनकी लीफ के अंदर ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती हैं दोनों हमारे बंडल सील सेल और मीजोफिल सेल। देखिए कैसे, ये आपका ये वेस्कुलर बंडल हो गया और वेस्कुलर बंडल के अराउंड कौन है? यहां पर कौन है? ये बंडल सील सेल हो गई। और बंडल सील सेल के अराउंड चारों तरफ कौन अरेंज है? ये मीजोफिल सेल, सर्कुलर फैशन में। और इस तरह का जो अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं कि ये किस तरीके से अरेंज है, तो हम बोलते हैं ये रेथ मैनर में अरेंज है। रेथ का मतलब क्या होता है सर? रेथ का मतलब होता है, बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आप देखा होगा कि जो फूल पत्तियों को क्या करते हैं हम, फूल पत्तियों को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करके और ऐसे सजावट के लिए या फिर गिफ्ट के लिए जो स्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं ना फूल पत्तियों का सर्कुलर फॉर्म में, उसी अरेंजमेंट को बोलते हैं रेथ। और वहीं से ये वर्ड उठाया गया है रेथ, क्योंकि ये भी देख रहे हो सर्कुलर फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज है इस तरीके से चारों तरफ उसके। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि हमारी बंडल सील सेल और मीजोफिल सेल किस तरीके से अरेंज है, तो रेथ मैनर में अरेंज होती हैं। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करते हैं, वो देखो आप। यहां पर इस कार्बन CO2 की यूटिलाइजेशन का जो काम है वो शुरू होता है मीजोफिल सेल में। किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है उसको बताओ। ये हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 है, ये हमारी मीजोफिल सेल के अंदर आता है, यहां पर आकर डिसॉल्व हो गया, देखो ये डिसॉल्व फॉर्म हो गया इसका। और जब मीजोफिल सेल के अंदर जब CO2 आता है तो इसको यहाँ का जो पड़ा हुआ जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, देख रहे हैं बच्चे, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है, इस कार्बन का इस CO2 का फिक्सेशन कराता है। क्या कराता है? फिक्सेशन करा दिया उसने, बाइंड कर लिया इसके साथ और इसका फिक्सेशन कराकर क्या बनाता है? सबसे पहला कंपाउंड बनाता है, उसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और इस रिएक्शन को सपोर्ट कैटलाइज करने के लिए होता है यहां पर पेप्केज एंजाइम। जैसे हमारा वहां पर रुबिस्को एंजाइम था, यहां पर कौन है? ये पेप्केज एंजाइम है। और ये पेप्केज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या कराएगा? ये हमारा CO2 का फिक्सेशन कराएगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, मतलब ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। यानी समझ में आ गया कि इसका नाम C4 पाथवे क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पर जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है एस्पार्टिक एसिड में। एस्पार्टिक एसिड से फिर इसको कन्वर्ट करेंगे मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है बच्चे? इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बंडल सील सेल के अंदर, इस मैलिक एसिड को। देखो ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होता है मीजोफिल सेल और बंडल सील सेल के बीच में, उसी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से इनको हम भेज दिए यहां पर बंडल सील सेल के अंदर। और बंडल सील सेल के अंदर आने के बाद ये जो मैलिक एसिड होती है इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इससे एक CO2 क्या हो गया? रिलीज हो गया। और वो जो एक CO2 यहां से रिलीज होता है बच्चे, वो CO2 जो है वो एंटर कर जाता है यहां पर C3 साइकिल में। मतलब यानी सर यहां पर बंडल सील सेल के अंदर क्या पड़ा रहता है? यहां पर होता है RUBP। और वो ये RUBP क्या करता है? जो CO2 रिलीज हुआ है उसका फिक्सेशन करा देता है। और फिक्सेशन के बाद क्या, यहां पर फिर C3 साइकिल शुरू हो जाती है। और क्या मिलता है इस C3 साइकिल से? प्रोडक्ट क्या निकलता है हमारा? वो है ग्लूकोज। ठीक है, अभी आते हैं इस पर दोबारा, हम पहले इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और ये जो एक CO2 निकलने के बाद क्या बचा बताओ? 3 कार्बन बचे, तो 3 कार्बन का ये प्रोडक्ट बनता है पायरुविक एसिड। और इस पायरुविक एसिड को दोबारा से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? मीजोफिल सेल के अंदर। और मीजोफिल सेल के अंदर जाने के बाद इस पायरुविक एसिड को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ताकि ये दोबारा से वहां पर फिक्सेशन कराने के लिए तैयार रहे नेक्स्ट आने वाले CO2 का।
और इस दौरान जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है पीपीडीके, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। सबका इंपॉर्टेंस एक एक करके देखेंगे, क्यों सर लिखवा रहे हैं इतने एंजाइम का नाम यहां पे, ठीक है। यानी एक बात नहीं समझ में आई कि जब इनको ग्लूकोज C3 साइकिल से ही बनवाना था, देखो यहां पर CO2 का फिक्सेशन, फाइनल फिक्सेशन, देखो यहां पर दो तरह का फिक्सेशन होता है बच्चे। इस फिक्सेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी फिक्सेशन। और इस फिक्सेशन को हम बोलते हैं फाइनल फिक्सेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनल फिक्सेशन। तो यानी एक और हमें यहां पर बात समझ में आ गई कि हमारे इस C4 प्लांट के अंदर जो CO2 का है वो दो जगह फिक्सेशन हो रहा है, प्राइमरी फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन। फाइनल फिक्सेशन मतलब जब वो C3 में एंटर करता है, ठीक। और इस फाइनल फिक्सेशन के दौरान क्या बना दिया आपने? ग्लूकोज। और अगर आप देखो बच्चे तो यहां पर भी खाना तो कैसे बनाया, ग्लूकोज तो कैसे बनाया इस प्लांट ने भी, वो बनाया C3 साइकिल से ही। जब C3 साइकिल से ही बनाना था तो इतना लंबा चौड़ा ये जो प्रोसेस यहां पर चलाया गया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया गया, क्यों कराया गया इतना लंबा चौड़ा साइकिल ये, जब काम इसी से होना था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। यानी सर कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह के प्रोसेस को करके कहीं ना कहीं क्या करना चाहते हैं, ये फोटो रेस्पायरेशन को रोकना चाहते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फोटो रेस्पायरेशन कैसे रुक जाएगा ऐसा करने से। तो वही हमें देखना है बच्चे कि इस तरीके का जो इन्होंने सेटअप तैयार किया है, इससे कैसे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जब हम फोटो रेस्पायरेशन की बात करते हैं बच्चे, तो फोटो रेस्पायरेशन का मेन रीजन क्या था? तो उसका मेन रीजन था ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाना, CO2 से बहुत ज्यादा हो जाना। और उस केस में क्या होता है कि जो ये रुबिस्को यहां पर पड़ा होता है, वो रुबिस्को क्या करता है, इस RuBP से ऑक्सीजन को बाइंड कराना शुरू कर देता है। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है फोटो रेस्पायरेशन का, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनेल यूज हो रहे हैं, सब देखा हमने, ठीक है। यानी इनको कुछ ऐसा सेटअप तैयार करना पड़ेगा कि इन प्लांट की सेल के अंदर जहां पर रुबिस्को पड़ा हुआ है, वहां पर कभी भी क्या ना हो, वहां पर कभी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो। इसी फाइनल एम के लिए इन्होंने इतना लंबा चौड़ा ये प्रोसेस चलाया है। अब देखते हैं ये कैसे होता है यहां पर। तो उसके लिए क्या किया बच्चे, इन्होंने पूरी एनाटॉमी ही चेंज कर दी। क्या एनाटॉमी चेंज कर दी? तो वो देखो इन्होंने क्या किया बच्चे कि ये जो आपका मिजोफिल सेल है और ये बंडल सीड सेल है, इस मिजोफिल सेल और बंडल सीड सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रखे हुए हैं, उन क्लोरोप्लास्ट की एनाटॉमी चेंज कर दी इन्होंने। क्योंकि हमें पता है, अगर हम देखें कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, बताओ बच्चे, तो आपने देखा कि ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रीजन था वो था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलाने के लिए क्या चाहिए? फोटो सिस्टम सेकंड चाहिए। और एक बात बताओ, क्या फोटोसिंथेसिस बिना इस फोटो सिस्टम सेकंड के पॉसिबल हो सकती है? क्या काम चल सकता है क्या आपका? नहीं सर, क्योंकि NADPH भी तो इसी से बनता है, नॉन साइक्लिक से ही तो NADPH भी बनता था। यानी सर हम ऑक्सीजन को रोकने का काम फोटो सिस्टम सेकंड को हटाकर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने फोटो सिस्टम सेकंड को पूरी तरीके से हटा दिया तो ऑक्सीजन का बनना तो रुक जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो NADPH है वो भी बनना रुक जाएगा, और उसकी तो रिक्वायरमेंट है। तो इस चीज को दूर करने के लिए कि फोटो सिस्टम सेकंड भी रहे, ऑक्सीजन बनती भी रहे और फोटो रेस्पायरेशन भी ना हो, इन्होंने क्या किया बच्चे कि इन्होंने इस मीजोफिल सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट रखा, इस मीजोफिल सेल के अंदर जो इन्होंने क्लोरोप्लास्ट रखा, वो किस तरह क्लोरोप्लास्ट रखे? नॉर्मल, जैसा कि आपने पढ़ा है, जिसके अंदर दोनों तरह के थाइलाकोइड थे। कौन से? ये ग्रेना थाइलाकोइड भी और स्ट्रोमा थाइलाकोइड भी, दोनों तरह के थाइलाकोइड है इनके पास मीजोफिल सेल के अंदर। और वही जो आपका ये जो बंडल सीड सेल है, इस बंडल सीड सेल के अंदर इन्होंने क्या रखा? इन्होंने जो क्लोरोप्लास्ट रखा, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर केवल उन्होंने क्या रखा? केवल उन्होंने स्ट्रोमा थाइलाकोइड रखा, इन्होंने ग्रेना थाइलाकोइड रखा ही नहीं। अब इससे क्या दिक्कत हो जाएगी? इससे कैसे दिक्कत सही हो सकती है? तो हमें पता है कि ये जो स्ट्रोमा थाइलाकोइड होते हैं बच्चे, इन स्ट्रोमा थाइलाकोइड के अंदर फोटो सिस्टम सेकंड क्या होता है? एब्सेंट होता है। फोटो सिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। और कैसे आप इस चीज को याद रख सकते हो, मैंने आपको ट्रिक भी समझाई थी वहां पर जब मैं आपको पढ़ा रहा था फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां होते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड कहां पर होते हैं। और वही ये जो आपकी ये जो ग्रेना थाइलाकोइड है, इस ग्रेना थाइलाकोइड के अंदर क्या होगा? फोटो सिस्टम सेकंड यहां पर प्रेजेंट होगा। और इसके पास ये स्ट्रोमा थाइलाकोइड भी है, दोनों है, लेकिन इनके पास केवल क्या है? केवल स्ट्रोमा थाइलाकोइड है। यानी एक बात समझ में आ गई सर, अब इस बंडल सीड सेल के अंदर जहां रुबिस्को काम कर रहा है, वहां पर हमने क्या किया? वहां पर हमने ऑक्सीजन ना बने इसकी तो पूरी तैयारी कर दी, और ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। यानी इसकी एक सेल में हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट पूरा काम चला रहे हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी चला रहे हैं, सेकंड भी चला रहे हैं, ATP भी बना रहे हैं, NADPH बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। इसकी बगल वाली सेल के अंदर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम केवल ATP बना रहे हैं और NADPH और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हमने बंद करा दिया यहां पर।
और जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनएडीपीएच की रिक्वायरमेंट है, वो यहां से ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। यहां से जो यहां पर बने हैं एनएडीपीएच, उसको यहां से ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हमको समझ में आ गई कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऑक्सीजन की इवोल्यूशन को रोक सकते हैं। यहां पर ऑक्सीजन अब नहीं बनने देंगे। हमने क्या किया बताओ, यहां पर ऑक्सीजन ना बने उसकी तो पूरी तैयारी कर ली, लेकिन जो ऑक्सीजन इस बगल वाले कंपार्टमेंट में बन रही है, इस बगल वाली सेल में बन रही है, वो तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके आ सकती है यहां पर। तो अब अगर आप चाहते हो ये वाली ऑक्सीजन यहां पर डिफ्यूज करके ना आए, तो उसके लिए क्या करो बताओ। पता है सर, ऑक्सीजन जो होती है गैस होती है, और गैस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, और गैस का जो डिफ्यूजन होता है वो जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होने वाली है, उस मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पर भी तो डिपेंड करता है बच्चे, एकदम करता है सर। तो अगर क्या किया जाए, अगर इस बंडल शीथ जो ये सेल है, इसकी सेल वॉल को अगर मैं बहुत मोटा कर दूं बच्चे, अगर इसकी सेल वॉल को क्या कर दें, इसकी सेल वॉल को अगर मोटा कर दें, तो क्या होगा, अब इससे आराम से ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगी। तो एक ये इन्होंने काम कर दिया, क्या कर दिया, बंडल शीथ सेल की जो सेल वॉल है उसको हाईली थिकेंड कर दिया। अब थिक करने से क्या हुआ, अब ये गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या हो गई, इम्परवियस हो गई। अब इसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती। और क्या काम किया इन्होंने, और क्या काम किया कि जो बंडल शीथ सेल हैं उनको एकदम क्लोजली पैक्ड कर दिया। बंडल शीथ सेल को क्या कर दिया, क्लोजली पैक कर दिया। क्लोजली पैक कर दिया तो क्या होगा बताओ, अब क्लोजली इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गई, तो गैसेस के आने का चांस है वो भी खत्म हो गया आपका। ठीक है, तो ये इन्होंने दो काम और कर दिए। ठीक है, क्या कर दिया, एक तो इनकी सेल वॉल को थिक कर दिया, दूसरा इनकी इंटरसेलुलर गैप को खत्म कर दिया, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए। अब इस तरीके से भी क्या किया इन्होंने, ऑक्सीजन के आने का पूरा रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं बच्चे, ये जो चीजें आप कर रहे हो ना यहाँ पर, कि सेल वॉल को थिक कर दो, इंटरसेलुलर गैप खत्म कर दो, है ना, बंडल शीथ सेल जो होती हैं बच्चे, ये मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं। ठीक है, यही सब चीजों को हम बोलते हैं क्रेंच एनाटमी। क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है क्रेंच एनाटमी। ठीक है, हम अलग से रटते हैं कि क्रेंच एनाटमी क्या होती है, आप उसको याद करते रहते हो, क्वेश्चन भी आता है क्रेंच एनाटमी क्या होती है, 4 ऑप्शन रहते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्रेंच एनाटमी बताओ क्या करोगे सर, बंडल शीथ सेल की सेल वॉल को थिक कर देना, इंटरसेलुलर स्पेस को खत्म कर देना, ठीक है, बंडल शीथ सेल को मल्टी लेयर्ड कर देना, यही सब क्रेंच एनाटमी है बच्चे, रटने की जरूरत ही नहीं अब तो, क्योंकि हमें मेन इन समझ में आ गया कि एनाटमी बनाई क्यों गई है। क्रेंच जो है ना बच्चे, जर्मन वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है रथ। ठीक है, क्रेंच का मतलब होता है रथ। ठीक है, जर्मन वर्ड है, तो इसके हिसाब से बना आपका क्रेंच एनाटमी। यानी हमको समझ में आ गया सर क्रेंच एनाटमी क्यों बनाएगी, ताकि केवल ऑक्सीजन ना आ पाए। और उसके आने के लिए क्या क्या रोकना है वो मैंने आपको बता दिया, और आपको क्रेंच एनाटमी अपने आप समझ लोगे सर कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए और इस पर दोबारा आते हैं, अपने प्रोसेस पे हम आते हैं। ठीक, और हमने क्या किया बताओ यहाँ पर, और क्या किया, तो इस बंडल शीथ सेल के अंदर बच्चे क्या किया, हमने क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ा दिए। ये भी क्रेंच एनाटमी का ही पार्ट है, इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने किया। ये भी क्या किया इन्होंने, बंडल शीथ सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि पता है सर कि रुबिस्को जो होता है बहुत ही स्लो एंजाइम है, तो अगर काम बहुत ज्यादा कराना है तो क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ा दो, एंजाइम के नंबर बढ़ जाएंगे और अपना काम ज्यादा होगा, फिर वहां पर आराम से ग्लूकोज बनाते रहो लार्ज अमाउंट में। ठीक है, हाँ चलिए अब एक बात बताइए बच्चे, आपने सब कुछ कर लिया ठीक है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यहां पर बना हुआ है, इस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से मैलिक एसिड आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। हाँ सर मैलिक एसिड तो आ रही है, और जब मैलिक एसिड आ रही है तो बताओ ऑक्सीजन नहीं आ सकता क्या यहां से, जब मैलिक एसिड आ सकती है तो ऑक्सीजन नहीं आ सकता क्या सर, एकदम आ सकता है सर, यानी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन तो अभी भी आ सकता है। हमने सब कुछ सेटअप तैयार कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, स्मॉल क्वांटिटी में आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा, गैस है इधर उधर से डिफ्यूज करके आ ही सकती है। लेकिन अगर आप याद करो बच्चे, अगर फोटो रेस्पिरेशन अगर याद करोगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसकी जो एफिनिटी होती है वो CO2 के लिए बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब जाकर फोटो रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ने से फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है सर, तो ये जो थोड़ा बहुत यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर CO2 की अवेलेबिलिटी हमेशा बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आया। अब चलो एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि यहां पर CO2 क्यों हमेशा बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, तो उसके लिए क्या रीजन है बच्चे, ये देखो यहां पर जो CO2 आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो CO2 आ रहा है मैलिक एसिड से। कहां से आ रहा है, मैलिक एसिड से। तो सर ये जो मैलिक एसिड यहां पर बनी है वही यहां पर आती है और वो मैलिक एसिड अपना CO2 देती है, यानी जितनी ज्यादा मैलिक एसिड बनेंगी, जितनी ज्यादा मैलिक एसिड आएंगी उतना ही ज्यादा CO2 आएगा। और इस CO2 को यूज कौन कर रहा है, रुबिस्को यूज कर रहा है इसको। CO2 को यूज करने वाला कौन है यहां पर, रुबिस्को है।
यानी एक बात समझ में आ गई, जब इस रुबिस्को को यहां पर यूज करना है CO2 को, और आपको पता होना चाहिए बच्चे जो रुबिस्को होता है स्लोवेस्ट एंजाइम है। रुबिस्को क्या हमारा स्लोवेस्ट एंजाइम होता है। इसीलिए ये अगर आपने याद किया हो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? हमारा रुबिस्को है। अब क्यों है वो रुबिस्को सबसे ज्यादा पाए जाने वाला? तो सर अब हमें समझ में आ गया, क्योंकि स्लोवेस्ट एंजाइम होता है। रुबिस्को क्या है? ये सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है। और जब एंजाइम ये सबसे स्लोवेस्ट है, तो एक बात बताओ, हमारी इस अर्थ पर इतने सारे प्लांट हैं, उन सब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, खाना बनाना है, और सब कोई बिना रुबिस्को के प्रेजेंस में तो फूड बन नहीं सकता, यानी सबको रुबिस्को चाहिए। और इसकी एक्टिविटी बहुत स्लो है, और जिसका काम स्लो है उसका रिक्वायरमेंट हर जगह है। तो क्या करो, तो नेचर को एक तरीका दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? उसने इसके नंबर ही बहुत ज्यादा कर दिए। अब जब इसके नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ये आराम से क्या कर सकता है? पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। सर जितनी रिक्वायरमेंट है सब पूरा हो जाएगी। इसीलिए सबसे मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है। आप रीजन ये भी दे सकते हो इसका, क्यों? क्योंकि सबसे स्लोवेस्ट एंजाइम है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, ये स्लोवेस्ट एंजाइम है, यानी जो यहां पर CO2 का जो यूटिलाइजेशन है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, आपने बना लिया होगा इन सारी चीजों को यहां थोड़ा सा। तो ये जो बच्चे यहां पर जो CO2 का जो यहां पर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये CO2 का यूटिलाइजेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? रुबिस्को पर। और रुबिस्को हमें पता है सबसे, ये बहुत ही स्लोवेस्ट एंजाइम है। यानी बच्चे एक बात समझ में आ गई, ये एक CO2 को जब तक उठाएगा ना, तब तक यहां पर कई सारे CO2 इकट्ठा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड कौन बना रहा है? मैलिक एसिड बना रहा है पैपकेज। कौन बना रहा है? ये पैपकेज एंजाइम बना रहा है। और ये जो पैपकेज एंजाइम होता है, ये जो पैपकेज एंजाइम होता है, ये पैपकेज एंजाइम की एक्टिविटी इस रुबिस्को से बहुत ज्यादा है। और जब इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी सर ये अभी जिस रेट से मैलिक एसिड बनाएगा, उससे बहुत कम रेट से यहां पर ये CO2 जो है रुबिस्को यूज कर पाएगा। इसीलिए यहां पर CO2 की कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होगी? बहुत ज्यादा रहेगी। तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन हाई होने का कोई चांस ही नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अगर आ भी गया, तो भी उसकी कंसेंट्रेशन इतनी ज्यादा तो नहीं हो सकती कि CO2 ज्यादा हो जाए। ठीक है, और एक और क्या किया इन्होंने, हमारे C4 प्लांट ने, इसी एनाटॉमी फॉर्मेशन जो इन्होंने, क्रेंज एनाटॉमी जो इन्होंने डेवलप कर रखी है अपनी, इस इवोल्यूशन के दौरान इन्होंने एक और चीज क्या की है बच्चे, इन्होंने इस बंडल शीथ सेल के अंदर क्या किया, इस केवल आप जब देखोगे तो जो RUBP है और रुबिस्को है, ये आपको केवल इस बंडल शीथ सेल के अंदर ही दिखाई देंगे। ठीक है, ये RUBP और रुबिस्को इस मीजोफिल सेल में एब्सेंट होता है। इस मीजोफिल सेल के अंदर ये RUBP और रुबिस्को एब्सेंट होगा, और उसी तरीके से इस बंडल शीथ सेल के अंदर आपको फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पैपकेज एंजाइम नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये भी इन्होंने इवोल्यूशन के दौरान कर लिया क्या, कि यहां पर केवल PP और पैपकेज रहेंगे, और यहां पर केवल RUBP और रुबिस्को रहेंगे। ठीक है, ये वाला यहां नहीं होगा और ये वाला एंजाइम यहां नहीं होगा। तो C4 प्लांट के अंदर देखें बच्चे, तो सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड क्या था? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन का। ठीक है, कहां से इवॉल्व हुए ये? C3 प्लांट से। इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? स्पेटियल सेपरेशन। स्पेटियल सेपरेशन मतलब क्या? एक कंपार्टमेंट सर मीजोफिल जो सेल है, इन्होंने केवल लाइट रिएक्शन के लिए मेनली बनाया है। ठीक है, वही जो बंडल शीथ सेल वो मेनली किसके लिए बनाया इन्होंने? कैल्विन साइकिल के लिए, C3 साइकिल के लिए मेनली बनाया। इसी को बोलते हैं स्पेटियल सेपरेशन, मतलब जगह को सेपरेट कर दिया, दो अलग अलग जगह में काम कर रहे हैं। ठीक है, CO2 का जो फिक्सेशन है वो 2 लेवल में हो रहा है, 2 लेवल। कौन कौन सा? प्राइमरी फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन। प्राइमरी फिक्सेशन आपका मेसोफिल सेल में था, ये PEP करा रहा था, और फाइनल वाला कौन कराएगा? RUBP यहाँ पर बंडल शीथ सेल में। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर? दे हैव क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है अगर बात करें तो, कि मेसोफिल सेल जो है अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द बंडल शीथ सेल। हाँ सर, देखा पूरा डायग्राम हमने। इसी को क्या बोलते हैं? इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ना रेथ मैनर। और क्रेंज का मतलब भी होता है बच्चे रेथ। ठीक है ना, जो जर्मन वर्ड है क्रेंज, इसका मतलब भी होता है रेथ। और क्या मिला आपको क्रेंज एनाटॉमी में? क्या इन्होंने और इवोल्यूशन के दौरान डेवलप किया है? तो बंडल शीथ सेल जो होती हैं, सेवरल लेयर अराउंड वस्कुलर बंडल। हाँ सर, कई सारी लेयर में पाई जाती हैं, इसलिए पानी के लॉस को भी कम कर देती हैं ये, है ना। और क्या होगा? बंडल शीथ सेल जो होती हैं, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नंबर बढ़ा दिया क्लोरोप्लास्ट का, ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस करें, अच्छे से फूड बनाए, C3 साइकिल ज्यादा से ज्यादा चले इनमें। और थिक वॉल होती है इनमें, दैट इज इम्परवियस टू गैसेस एक्सचेंज। हाँ, बंडल शीथ सेल की जो है वो इसमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होने दे रहे हैं थिक वॉल होने की वजह से। और क्या है? नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो ये सब किस चीज के लिए किया गया? ताकि ऑक्सीजन जम करके ना आ पाए अगल बगल की सेल से। और ये क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिया ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा करें, C3 साइकिल ज्यादा चले, फूड ज्यादा बने। ठीक है,
और क्या देखा हमने कि C4 प्लांट है डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। हाँ सर, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट थे, मेसोफिल वाले ग्रेनल थे और बंडल स्लिट सेल वाले एक ग्रेनल थे, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन यहां पर नहीं बन रही थी, ठीक है। और दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर क्यों टॉलरेट कर पाते हैं? क्योंकि ये जो पीपीडीके एंजाइम था बच्चे, उसकी वजह से, ठीक। और ये जो पीपीडीके एंजाइम होता है, बताया था मैंने, जो रीजनरेशन के लिए जरूरी था, पायरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना रहा था, ये लो टेम्परेचर के लिए बहुत ही सेंसिटिव एंजाइम होता है। इसीलिए आपके जो ये C4 प्लांट है, ये लो टेम्परेचर पर काम नहीं करते हैं। यानी समझ में आ गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लो टेम्परेचर पे फूड बनवाना है, किसको भेजें? C3 को भेज दो, ठीक है। पूछ दे अगर हाई टेम्परेचर पे काम करवाना है, फूड बनवाना है, किसको भेजें? C4 को भेज दो, ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी डेवलप हो सकता है आपका, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, दे कैन अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। देख रहे हो, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में क्यों अडेप्टेड है? क्यों ट्रॉपिकल रीजन भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं? ये सर पीपीडी के एंजाइम है और ये सारी चीजों की वजह से, ठीक। और क्या होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सबका रीजन आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करके दे सकते हो, दिमाग में याद रख सकते हो इस चीज से आप, ठीक है। और क्या है, C4 प्लांट जो होते हैं 2 गुने ज्यादा एफिशिएंट है, किससे? C3 से। किस टर्म में? तो इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। वो आधा पानी, मतलब हाफ ऑफ द वाटर जो है वो लॉस करके क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं C3 प्लांट के रेस्पेक्ट में। इसलिए बोला 2 गुना ज्यादा ये एफिशिएंट है। उनसे हाफ अमाउंट में पानी लॉस करते हैं, उनसे ज्यादा फूड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उनसे ज्यादा ग्लूकोज बनाकर दे रहे हैं, ठीक है। बायोमास प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। और अगर बात करें तो दे लैक फोटो रेस्पायरेशन। ये तो हमें सबसे मेन पॉइंट, इसीलिए तो इवॉल्व हुए थे मेनली ये, ठीक है। इसीलिए क्या है, अगर कोई पूछे आपसे क्या एकदम नहीं, तो कहते ना लिटिल और नो चांस, ठीक है। अब कैसे इससे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं आपसे क्वेश्चन बनाकर दूंगा, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको, वहां देखोगे आप, ठीक। अगर देखें C4 प्लांट की अगर एग्जांपल देखें हम, कौन कौन से प्लांट है जो C4 होते हैं, वो आपके मेज है, सोरगम है, और ग्रास फैमिली में मोस्टली कॉमनली ये ग्रास फैमिली वाले जो हैं वो आपके पोएसी जो फैमिली है आपकी बच्चे, वो C4 प्लांट की फैमिली मेनली मानी जाती है। और एमरैंथस है, एमरैंथस जो कि आपका डाइकॉट होता है। यानी हमें समझ में आ गया कि जो ये मोनोकॉट में मिलेगा और डाइकॉट में, ऐसा नहीं है केवल मोनोकॉट में, डाइकॉट में भी क्या कर C4 साइकिल चल रही है ना। C4 पाथवे डाइकॉट में देखने को मिलेगा आपको और मोनोकॉट में भी। और अगर देखें बच्चे ये कितना खर्चा कर रहे हैं, तो इनका 30 ATP खर्च होता है और 12 NADPH खर्च होते हैं, क्या करने के लिए? एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। ये इनका खर्चा हो गया एक ग्लूकोज के पीछे का। अब यहाँ पर हम बात करेंगे CAM पाथवे के बारे में। CAM पाथवे को क्या बोलते हैं? क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लांट है CAM पाथवे, ये किनके अंदर चलता है सर? जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जो वेरी हार्श ड्राई कंडीशन में जो रह रहे हैं, जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट रह रहे हैं, उनका मेन एम होता है क्या चीज? वाटर को कंजर्व करना, कैसे ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके बच्चे। तो उन प्लांट ने ये CAM पाथवे अपने इवोल्यूशन के दौरान क्यों बनाया अपने अंदर ऐसा पाथवे, ऐसे पाथवे के थ्रू खाना क्यों बना रहे हैं? तो मेन एम बस यही है कि सर वो क्या कर सके, पानी के लॉस को बचा सके, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो पानी के लॉस को कम करने के लिए उन्होंने ये CAM पाथवे के थ्रू खाना बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं सर ऐसा क्या करेंगे कि इससे, ऐसा करने से ऐसा क्या होने वाला है कि हमारा पूरा का पूरा वाटर का लॉस ये बचा सकते हैं। हम देखेंगे ऐसा क्या करने वाले हैं CAM पाथवे में कि जिससे कि पानी का लॉस बच जाएगा। सर देखते हैं, तो जो हमारे CAM प्लांट होते हैं, ये CAM प्लांट जो होते हैं बच्चे, इनके अंदर एक मीजोफिल सेल ही पाई, यहाँ पर बंडल स्लिट सेल और मीजोफिल सेल ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें सिंगल एक ही हमारी मीजोफिल सेल ही है। लेकिन हमने C4 प्लांट में जो चीज देखा, पूरा प्रोसेस यहां पर वही चलेगा, लेकिन C4 प्लांट में वो चीजें दो कंपार्टमेंट, 2 अलग अलग कमरों में चल रही थी। कुछ काम चल रहा था मीजोफिल सेल में, कुछ काम चल रहा था हमारे बंडल स्लिट सेल में। लेकिन CAM प्लांट के अंदर CAM पाथवे के दौरान वो पूरा काम जो आपने C4 में पढ़ा है वही यहां पर पढ़ना हमें। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि वहां पर जगह अलग अलग रहती है, यहां पर टाइम अलग अलग है, यहां पर टेम्पोरल सेपरेशन है, यहां पर टाइम अलग अलग है। C4 प्लांट जो काम आपका मीजोफिल सेल में करते हैं, ये हमारे CAM प्लांट वही काम मीजोफिल में ही करेंगे, लेकिन नाइट के टाइम पे करेंगे, रात में करेंगे। देखते हैं रीजन अभी समझेंगे। और हमारे C4 प्लांट जो काम बंडल स्लिट सेल में करते हैं, C3 साइकिल चलाते हैं, ये उस C3 साइकिल वाला काम भी, उस बंडल स्लिट सेल वाला काम भी इसी मीजोफिल सेल के अंदर ही करेगा, लेकिन टाइम अलग होगा। वो काम होगा किसमें? डे टाइम में। अब ऐसा क्यों है देखते हैं।
देखो इनको पता है कि अगर इन्होंने दिन में स्टोमेटा खोली तो पानी का बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये रात में क्या करते हैं, स्टोमेटा खोलते हैं, रात में स्टोमेटा खोलते हैं और रात में स्टोमेटा खोल के CO2 ले लेते हैं और उस CO2 को लेके क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, मैलेट बनाकर, मैलिक एसिड बनाकर उसको स्टोर कर लेते हैं। मैलिक एसिड इन्होंने स्टोर कर दिया, कब, रात में बना के स्टोर कर लिया, ठीक है सर। और फिर जब ये मैलिक एसिड स्टोर इन्होंने कर लिया बच्चे रात में बना के, तो जब दिन होगा, क्योंकि सर हमें तो फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ATP चाहिए, और ATP तो रात में बनेगी नहीं, उसके लिए तो लाइट चाहिए, लाइट रिएक्शन चलेगा उसके लिए। तो जब दिन की बारी आती है तो क्या करते हैं बच्चे, ये दिन में क्या करते हैं कि लाइट रिएक्शन चलाते हैं, ATP बनाते हैं, NADPH बनाते हैं, और ये जो मैलेट इन्होंने स्टोर करके रखा है, इस मैलेट से फिर क्या करते हैं, वही मैलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, CO2 रिलीज कराते हैं, CO2 को डाल देते हैं C3 साइकिल के लिए, और पायरुविक एसिड बनाकर तुम्हारा छोड़ देते हैं, आगे चलकर फिर वो फॉस्फेनोल पायरुवेट बना देगा, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने मेन तो खाना कैसे बनाया, इन्होंने भी मेन खाना C3 के थ्रू ही बनाया है, लेकिन कब बनाया है ये खाना इन्होंने, दिन में। और दिन में क्यों खाना बना रहे हैं, क्यों रात में इन्होंने स्टोर करके रख लिया मैलिक एसिड को, क्योंकि दिन में हम इनको स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि स्टोमेटा क्यों खोलेंगे बताओ, CO2 लेने के लिए, और CO2 लेकर क्या बनाते हो, मैलिक एसिड, वो रात में बना लिया इन्होंने। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया बच्चे, अपने पानी के लॉस को कम कर दिया, और इसी पानी के लॉस को कम करने के लिए इन्होंने ये पाथवे चुना है। और इसके अलावा और क्या करते हैं, जब इनके आप स्टोमेटा को देखोगे तो वो डीपली सीटेड होती है, जिसको बोलते हैं संकन स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा। मतलब इनकी स्टोमेटा एपिडर्मिस के सरफेस पे ऐसे नहीं, बल्कि डीपली सीटेड रहेगी, अंदर की तरफ डीपली सीटेड है। उसकी वजह से क्या होगा, पानी का लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये डीपली सीटेड स्टोमेटा का पाया जाना और ये CM पाथवे, इनका एक तरीके का ये एडेप्टेशन है, किस चीज के लिए, उस डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो इस यही मैंने लिखा हुआ है कि नाइट के टाइम पर क्या होगा, एसिडिफिकेशन होगा, मैलिक एसिड बनेगी, और डे के टाइम पर क्या होगा, उसका डी एसिडिफिकेशन होगा, उस मैलिक एसिड को तोड़कर फिर CO2 रिलीज करके, और हम C3 साइकिल चला के अपना फूड बना लेंगे। अब एक बात बताओ, इसमें बताइए, इसमें फोटो रेस्पिरेशन होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड सर, एकदम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी मेसोफिल सेल, इसी मेसोफिल सेल में एसिडिफिकेशन करा रहे हैं, इसी मेसोफिल सेल में डी एसिडिफिकेशन करा रहे हैं। तो जब पूरा काम एक ही मेसोफिल सेल में चल रहा है तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बनेगी, और जहां ऑक्सीजन बन रही है वहां पर RUBP भी है, क्योंकि मेसोफिल सेल के अंदर ही पूरा काम चल रहा है। इसके यहाँ पर क्या देखोगे, पेप्केज भी इसी मेसोफिल सेल में मिलेगा, RUBP इसी मेसोफिल सेल में, दोनों हमारे जो एंजाइम है इसी मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है। और जब एक ही जगह पर है तब तो फोटो रेस्पिरेशन होगा ही। लेकिन अगर देखें तो क्या हमारे C3 से थोड़ा कम होगा। सर C3 से कम क्यों होगा, क्योंकि बच्चे यहां पर इन्हें डायरेक्ट एनवायरनमेंट से CO2 नहीं लेना है। जहां पर इनका RUBP काम कर रहा है, ये देखिए यहां पर RUBP काम कर रहा है, नहीं है यहां पर, जहां पर इनका RUBP काम कर रहा है वहां पर ऑलरेडी वेरी हाई कंसंट्रेशन में CO2 तो रात में ही बनाकर इन्होंने स्टोर करके रखा है मैलिक एसिड। वो मैलिक एसिड टूटते रहेगी, CO2 रिलीज करते रहेगी, तो CO2 का कंसंट्रेशन अच्छे खासे अमाउंट में रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सर फोटो रेस्पिरेशन तो होगा सर, क्यों, क्योंकि RUBP भी वहीं पर है, ऑक्सीजन भी वहीं बन रहा है, सब कुछ वहीं हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन तो इनके अंदर होगा, लेकिन C3 से थोड़ा कम होगा। बताओ क्रेंज एनाटॉमी होगी क्या यहाँ पर, यही सब क्वेश्चन है बच्चे जो हमारे गलत होते हैं। क्रेंज एनाटॉमी पाई जाएगी CM में, नहीं पाई जाएगी सर क्रेंज एनाटॉमी तो तब बनती है ना जब दो तरह की सेल होती है, बंडल सी सेल होती है, उसके चारों तरफ मेसोफिल सेल को अरेंज कराते हैं, तब तो बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो सिंगल एक मेसोफिल सेल ही है, तो कहें कि क्रेंज एनाटॉमी, एक ही सेल है उसी को सब करना है, तो क्रेंज एनाटॉमी भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गया कि हमारे CM प्लांट में ना तो क्रेंज एनाटॉमी है लेकिन फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन C3 से कम होगा। CM पाथवे, ठीक है, इसके पीछे मेन एम क्या है बच्चे, टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, इट इज ए फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। सही है सर, पानी को कम लॉस हो, पानी का कम लॉस हो इसीलिए बना है। और क्या होगा इसमें, दे हैव टेम्पोरल सेपरेशन, टेम्पोरल सेपरेशन मतलब कि टाइम का सेपरेशन, एक दिन आधा काम दिन में हो रहा है, आधा काम रात में हो रहा है, ठीक है, बिटवीन टू पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन, दो पार्ट हैं डार्क रिएक्शन के यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आधा काम दिन में आधा काम रात में, तो इसलिए बोला टाइम के हिसाब से सेपरेशन है, टेम्पोरल सेपरेशन। सिमिलर टू C4 प्लांट, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन क्रेंज एनाटॉमी नहीं है। सही है सर, ना बंडल सी सेल, मेसोफिल सेल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्रेंज एनाटॉमी यहाँ पर नहीं है। तो फाइनल फिक्सेशन कहां पर हो रहा है बताओ, बाई C3 साइकिल। तो यहाँ पर एक और बात समझ में आ गई, चाहे C4 हो चाहे CM हो,
सबके अंदर C3 चल ही रहा है, मतलब हर एक प्लांट के अंदर C3 तो चल ही रहा है बच्चे, ठीक है, ये आप याद रख लो अभी से। देख लिया सब तरह के हमने साइकिल को। दे सोज फोटो रेस्पायरेशन, हाँ सर फोटो रेस्पायरेशन होगा, क्यों? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है ना सर, दोनों एक ही जगह पर प्रेजेंट है, आरयूबीपी भी वहीं पर है, पेप्केज भी वहीं पर है, और जहां पर आरयूबीपी रुबिस्को है वहां पर ऑक्सीजन भी बन रही है, तो फोटो रेस्पायरेशन होना तो बनता ही है सर। लेकिन क्या होगा सर, बट लेस देन C3 प्लांट, क्यों? क्योंकि जहां पर आरयूबीपी काम करेगा वहां पर उसको डायरेक्ट एनवायरमेंट से CO2 नहीं लेनी है, बल्कि ऑलरेडी जो वहां पर CO2 बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, वहां पर मैलिक एसिड पहले से स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम फोटो रेस्पायरेशन होगा, ठीक है। और कितना? 30 ATP और 12 NADPH खर्च करेंगे हम एक ग्लूकोज बनाने के लिए, वो तो C4 प्लांट के जैसा ही है, देखा हमने, ठीक। इसके कुछ एग्जांपल लिख लीजिए आप। क्या एग्जांपल है हमारे? ब्रायोफिलम, ओपुल्शिया, एलोय, ये एक दो एग्जांपल आप लिख लीजिए इसके।